हेलो फ्रेंड्स, सोशल साइंस के अपने लास्ट वीडियो में हमने डच, डेनिस और फ्रांसीसियों का भारत में आगमन पढ़ा कि कैसे वो भारत में आए, कैसे उन्होंने व्यापार किया, कहाँ का अपनी फैक्ट्रियाँ स्थापित की। ठीक है, कैसे उनका व्यापार चल रहा था, फिर क्या हुआ कि उन्हें भारत छोड़कर जाना पड़ा, कौन कौन से युद्ध उन्होंने किए, ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे भारत की सत्ता के लिए यूरोपीय शक्तियों में संघर्ष, कि जो यूरोपीय शक्तियाँ जो थीं वो भारत में आई थी। अब उनके बीच में संघर्ष कैसे शुरू हुआ भारत की सत्ता के लिए, क्योंकि सभी ये सोचने लगे थे कि भारतीय कमज़ोर हैं, हम यहाँ पर शासन कर सकते हैं, ये लोग कम पढ़े लिखे हैं, काफ़ी कुछ सोच कर ये लोग आए थे यहाँ पर। ठीक है, जब यहाँ पर देखा कि ये लोग कम पढ़े लिखे हैं, ठीक है, अंग्रेज अपना चाह रहे हैं फ़ायदा, तो हम भी यहाँ पर शासन कर सकते हैं, तो इनके बीच में संघर्ष होने लगा धीरे धीरे। ठीक है, तो उसी संघर्ष की कहानी को हम पढ़ेंगे आज। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के दौरान कारखाने लग गए। ठीक है, इस समय जब भारत में अंग्रेज आ गए थे, तो इंग्लैंड में क्या था कि औद्योगिक क्रांति आ गई, हर जगह कारखाने वगैरह चलने लगे, जो वो थोड़े आगे बढ़ रहे थे। ठीक है, जैसे क्या कि पहले जो चीज़ें चलती थी पारंपरिक तरीकों से, उनसे वो आगे बढ़ चुके थे, वहाँ पर फैक्ट्रियाँ वगैरह लगनी शुरू हो गई थी। ठीक है, तो जब फैक्ट्रियाँ लगती हैं तो उसमें कच्चा माल बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर कच्चा माल नहीं होगा तो फैक्ट्रियाँ चल ही नहीं पाएंगी। ठीक है, चाहे डीजल है, पेट्रोल हो, चाहे कपड़े का अगर उद्योग आपको खोलना है तो कपास होना चाहिए, नील होना चाहिए, ये सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं। तो इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के दौरान कारखाने लग गए। अंत अतः वह भारत को सिर्फ कच्चे माल की पूर्ति का साधन बनाना चाहते थे। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर फैक्ट्रियाँ लगी रही थी, तो उन्हें कच्चा माल चाहिए था, तो वो चाहते थे कि हम भारत में कब्जा कर लें, अधिकार कर लें। ठीक है, और यहाँ पर सिर्फ कच्चे माल की पूर्ति करते रहे, बस यहाँ से कच्चा माल वहाँ पे ले जाए, और वहाँ पे जो फिनिश प्रोडक्ट बनेंगे, जो प्रोडक्ट पूरी तरीके से तैयार हो जाएंगे, उन्हें इधर उधर देशों में बेचेंगे या भारत में ही आके बेचेंगे। ठीक है, ये उनका सोचना था। ठीक है, अतः वह भारत को सिर्फ कच्चे माल की पूर्ति का साधन बनाना चाहते थे। साथ ही इंग्लैंड अपने यहाँ का बना सस्ता कपड़ा और दूसरा सामान भारत को ऊंचे दाम में बेचना चाहता था। ठीक है, यहाँ से ही कच्चा माल ले जाएगा और यहीं पर क्या करेगा, महंगी चीज़ों को बेचेगा आके। ठीक है, बने बनाए वे भारत में कई ज़रूरी फसलें उगवाकर उन्हें दूर दूर बेचते थे, जैसे नील, पटसन, अफीम, गन्ना, चाय, कहवा। तो वो भारत में क्या चाहते थे कि कुछ फसलें थी, जो व्यापारिक फसलें भी हम कहते हैं कभी कभी। ठीक है, कि उन्हें बेचकर वो ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सके, या जिनका यूज़ हम लोग फैक्ट्री वगैरह में करते हैं कच्चे माल के रूप में, तो वो उन्हें उगवाते थे। ठीक है, चाहे वो चाय हो, चाहे वो कॉफ़ी हो, चाहे गन्ना हो, अफीम हो, नील हो, पटसन हो, इन्हें वो भारत में उगवाते थे, फिर यहाँ से कच्चे माल के रूप में उसे यूज़ करते थे, या इंग्लैंड ले जाते थे, फिर वहाँ से फिनिश प्रोडक्ट जो होते थे उन्हें बनाकर भारत में ऊँचे दामों पर बेचते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी की ताकत बढ़ाने में लॉर्ड क्लाइव का विशेष योगदान था। दूसरी तरफ डुप्ले ने फ्रांसीसी कंपनी का नेतृत्व किया। अब अगर हम बात करें जो फ्रांसीसी या जो यूरोपीय शक्तियाँ थी, इनके बीच में जब युद्ध हुआ या लड़ाइयाँ हुई, संघर्ष हुआ, तो इसमें ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी ये सबसे बड़ा रोल अदा कर रही थी, और दूसरी साइड जो फ्रांसीसी कंपनी थी वो अपना रोल अदा कर रही थी। यही दोनों सबसे ज़्यादा शक्तिशाली थी उस समय। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की ताकत बढ़ाने में सबसे ज़्यादा योगदान किसका था, तो लॉर्ड क्लाइव का था। ठीक है, क्योंकि ये गवर्नर थे ईस्ट इंडिया कंपनी के उस समय। और जो डुप्ले थे ये फ्रांसीसी गवर्नर था। ठीक है, ये भी काफ़ी बुद्धिमान था और अच्छा खासा सेना नायक था। ठीक है, तो ये फ्रांसीसी कंपनी का नेतृत्व कर रहा था। अब स्टोरी पढ़ लेते कौन सा युद्ध हुआ तो इनके बीच में कुल 3 युद्ध हुए थे। पहला युद्ध था कर्नाटक का प्रथम युद्ध। ठीक है, तो पहले युद्ध हुआ था कर्नाटक का प्रथम युद्ध, जिससे 1746 से लेकर 1748 तक ये चला था, मतलब लगभग 2 साल चला। ये क्या थे इसकी वजह से ये युद्ध हुआ, तो पहला रीज़न ये था कि अमेरिका के उपनिवेशों को लेकर आपसी झगड़ा। ठीक है, अमेरिका के कई उपनिवेश ऐसे थे जिन पर ये फ्रांस और इंग्लैंड दोनों ही कब्जा करना चाहते थे, तो इसको लेकर काफ़ी इनके बीच में लड़ाई होती रहती थी। जैसे हम और भारत और पाकिस्तान है, वैसे ही इंग्लैंड और फ्रांस भी है, क्योंकि ये भी एक दूसरे के पड़ोसी हैं और एक दूसरे को पसंद नहीं करते। ठीक है, तो वही सेम रीज़न था। ये चाहते थे कि जो अमेरिका के उपनिवेश हैं, ठीक है, उन पर कब्जा कर लिया जाए। फ्रांसीसी अपना बनाना चाह रहे थे, इंग्लैंड अपने लिए लड़ रहा था। ठीक है, तो ये रीज़न था पहला। और दूसरा था भारत में व्यापारिक प्रतिस्पर्धा। ठीक है, भारत में जो व्यापारिक कंपटीशन इनका चल रहा था व्यापार को लेकर। ठीक है, तो दूसरा रीज़न ये था। ये 2 रीज़न थे जिसकी वजह से कर्नाटक का प्रथम युद्ध हुआ। कब हुआ, तो 1746 में, 1746 से लेकर 1748 तक। ठीक है, 1740 ईस्वी में यूरोप में इंग्लैंड और फ्रांस के बीच युद्ध छिड़ गया। ठीक है, यूरोप में ये युद्ध हुआ है 1740 में। तो भारत में भी अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य में युद्ध छिड़ गया। जब यूरोप में युद्ध छिड़ा तो भारत में भी युद्ध छिड़ गया अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में। फ्रांसीसियों ने मद्रास पर आक्रमण कर उस पर अधिकार कर लिया। जो मद्रास आज का चेन्नई है, वहाँ पर फ्रांसीसियों ने क्या किया, वो पहले अंग्रेजों के अधिकार में था, लेकिन फ्रांसीसियों ने क्या किया, उसे उस पर आक्रमण कर दिया और उसे अपने अधिकार में ले लिया। अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने भी पांडिचेरी पर आक्रमण कर उसे अपने अधिकार में लेना चाहा, पर वह सफल नहीं हो पाया, क्योंकि पांडिचेरी पर उस समय फ्रांसीसी अधिकार कर रहे थे। ठीक है, उनका कब्जा था। तो इन्होंने सोचा जब इन्होंने मद्रास छीन लिया तो हम पांडिचेरी छीन लेते हैं इनसे। तो उन्होंने भी ऐसे ही किया, इन्होंने पांडिचेरी पर हमला किया, लेकिन ये सफल नहीं हो पाया उस चीज़ में। इंग्लैंड और फ्रांस के बीच एक्स ला सैपल की संधि हो जाने के कारण भारत में भी इनके बीच संधि हो गई।
परिणाम स्वरूप मद्रास अंग्रेजों को पुनः प्राप्त हो गया। ठीक है, एक संधि थी जिसका नाम है एक्स ला चैपल। ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछी जाती है, जो बड़े एग्जाम होते हैं उसमें पूछा जाता है कि ये संधि किनके बीच में हुई थी। तो यूरोप में इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में ये संधि हुई थी। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो चीज़ एक दूसरे से इन्होंने छीन ली थी, जिस पर जिसका अधिकार था, उसे वो चीज़ दे दी गई। तो इसी बीच जब ये संधि हो गई इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में, तो इसी कारण जो भारत में फ्रांसीसी और अंग्रेज थे, इनके बीच में भी एक संधि हो गई, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, जो मद्रास अंग्रेजों का था और अधिकार किसने कर लिया था, फ्रांसीसियों ने। ठीक है, छीन लिया तो उसे वापस लौटाना पड़ गया अंग्रेजों को। ठीक है, तो अंग्रेजों को पुनः मद्रास प्राप्त हो गया। ठीक है, एक्सला सैपल की ये संधि थी। इसके बाद हुआ कर्नाटक का द्वितीय युद्ध, जो हुआ था 1748 से लेकर 1754 तक। ठीक है, लगभग वही 5 से 6 साल तक ये चला था। तो कर्नाटक का दूसरा युद्ध जो था वो 1748 से लेकर 54 ईस्वी में हुआ। इसमें फ्रांसीसी गवर्नर की हार हुई, मतलब कि डुप्ले जो थे इनकी हार हुई। अब हुआ क्या था कि पहला कर्नाटक का युद्ध ये जीत गए। ठीक है, तो इनकी जो महत्वाकांक्षा थी डुप्ले की काफ़ी बढ़ गई। इन्होंने सोचा अब तो फिर सभी जीत लेते हैं, तो फिर और भी चीज़ों जीतने के लिए इन्होंने क्या किया, कर्नाटक का द्वितीय युद्ध हो गया। लेकिन हुआ क्या, उसमें इनकी हार हुई। उसके बाद डुप्ले को वापस बुला लिया गया और इनकी जगह गोडेहू जो थे वो भारत में अगले फ्रांसीसी गवर्नर बनाकर भेजे गए। ठीक है, तो डुप्ले को बुला लिया गया और किसे भेजा गया, तो गोडेहू को भेजा गया था। उसके बाद पांडिचेरी की संधि हुई, और पांडिचेरी की संधि हुई थी जनवरी 1755 में, और इसी के साथ युद्ध विराम हो गया। ठीक है, मतलब इसके साथ ही युद्ध जो था वो समाप्त हो गया। तो कर्नाटक का दूसरा युद्ध कब हुआ, 1748 से 54 के बीच। उसके बाद जो तीसरा युद्ध था कर्नाटक का, तो कर्नाटक का तीसरा युद्ध हुआ 1756 से लेकर 1763 तक। ठीक है, मतलब 1756 में स्टार्ट हुआ और 1763 तक चला। हुआ क्या, यह सप्तवर्षीय युद्ध का ही एक अंश था जो पेरिस की संधि होने पर समाप्त हुआ। कहने का मतलब है यूरोप में क्या हो रहा था उस समय कि कई देश एक दूसरे से लड़ रहे थे, जिसमें जो अगर देखा जाए कि मुख्य देश कौन से थे, तो फ्रांस और इंग्लैंड ही थे। इन्हीं के साथी वाती थे जो मिलकर लड़ रहे थे आपस में। ठीक है, 7 वर्षों तक। तो उसी का एक अंश था। वहाँ पर जब लड़ाई हो रही थी तो यहाँ पर भी लड़ाई होने लग गई इनकी, जो फ्रांसीसी थे और जो क्या नाम है इंग्लैंड वाले थे। ठीक है, अंग्रेज जो थे इनकी लड़ाई होने लग गई। तो इसी का एक हिस्सा था जो भारत में हो रहा था कर्नाटक के तीसरे युद्ध के रूप में। ठीक है, अब ये समाप्त कैसे हुआ, जब पेरिस की संधि हुई वहाँ पर, तभी यहाँ पर भी कर्नाटक का जो तीसरा युद्ध था वो समाप्त हो गया। ठीक है, अब कुछ और पॉइंट्स देख लेते हैं, वो भी युद्ध हैं। ठीक है, जो इनके बीच में होते रहे और जो इम्पोर्टेंट है। तो 1760 ईस्वी में अंग्रेजी सेना ने सर आयरकूट के नेतृत्व में बांडीवास की लड़ाई में फ्रांसीसियों को हरा दिया। ठीक है, 1760 में क्या हुआ, अंग्रेजी सेना ने क्या किया, सर आयरकूट के नेतृत्व में, मतलब ये गवर्नर होंगे, तो इनके नेतृत्व में बांडीवास का युद्ध हुआ जिसमें इन्होंने फ्रांसीसियों को हरा दिया। जिससे यहाँ पर जो फ्रांसीसी थे उनकी ताकत जो थी ना के बराबर हो गई, मतलब बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से वो हार गए थे और उनकी जो ताकत थी काफ़ी कम हो गई थी। उसका सन 1761 ईस्वी में अंग्रेजों ने पांडिचेरी को फ्रांसीसियों से छीन लिया। अब अंग्रेजों की तो ताकत बढ़ती जा रही है, फ्रांसीसियों की घटती जा रही। अब वो धीरे धीरे जो जो चीज़ें इन्होंने दी थी सब छीने ले रहे हैं। ठीक है, तो 1761 में इन्होंने क्या किया, अंग्रेजों ने पांडिचेरी छीन लिया फ्रांसीसियों से। 1763 ईस्वी में हुई पेरिस संधि के द्वारा अंग्रेजों ने चंद्रनगर को छोड़कर अन्य प्रदेशों को लौटा दिया। ठीक है, एक चंद्रनगर था जो अंग्रेजों ने अपने पास रख लिया, बाकी जो भी प्रदेश इन्होंने लिए थे सारे लौटा दिए फ्रांसीसियों के, लो तुम रहो ऐस करो। ठीक है, जो भारत की आज़ादी तक इनके कब्जे में रहे। ठीक है, भारत की आज़ादी तक ये फ्रांसीसी यहाँ पर बने रहे थे और जैसे ही भारत आज़ाद हुआ तो ये चले गए। ठीक है, तो चंद्रनगर छोड़ के जितने भी प्रदेश थे वो फ्रांसीसियों को दे दिए। अब फ्रांसीसियों की असफलता के कारण क्या थे, क्या रीज़न था जिससे फ्रांसीसी जो थे वो अंग्रेजों से हार गए, असफल हो गए। फ्रांसीसी कंपनी एक सरकारी कंपनी थी। ठीक है, जो फ्रांस की कंपनी थी वो सरकारी थी, जबकि वो प्राइवेट थी आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी। तो फ्रांसीसी कंपनी सरकारी कंपनी थी। फ्रांस की सरकार कंपनी के मामलों में ध्यान नहीं देती थी। ठीक है, फ्रांस की जो सरकार थी वो कोई भी ध्यान नहीं देती थी कंपनी के मामलों में। कंपनी की आर्थिक दशा अच्छी नहीं थी। ठीक है, ये भी एक रीज़न था। कर्मचारियों में आपसी मतभेद और एकता का अभाव था। ठीक है, आपसी मतभेद रहते थे जो कर्मचारी थे फ्रांसीसी कंपनी में, और एकता का भी अभाव था। अंग्रेज़ों का जो जहाजी बेड़ा था वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली था इनकी अपेक्षा, तो ये भी एक रीज़न था। बंगाल में अंग्रेज़ों का अधिकार हो जाने के कारण उनकी आर्थिक दशा जो थी और ख़राब हो गई। ठीक है, बंगाल में अंग्रेज़ों ने जब कब्जा कर लिया तो बंगाल वैसे ही उस समय बहुत ज़्यादा संपन्न था, तो जब तक वो फ्रांसीसियों के पास रहा तब तक तो उनकी स्थिति जो थी वो अच्छी होती रही। ठीक है, क्योंकि काफ़ी कुछ मिल जाता था उन्हें वहाँ से। लेकिन जब उस पर अंग्रेज़ों का अधिकार हो गया तो उनकी हालत जो थी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। फ्रांसीसी पक्ष में डुप्ले और लैली जैसे राजनीतिक और वीर सेनानायक मौजूद थे, पर अंग्रेज अधिकारी लॉर्ड क्लाइव तथा आयरकूट सैन्य संचालन और कूटनीतिक चालों में अधिक दक्ष थे। ठीक है, वैसे तो फ्रांसीसी पक्ष से डुप्ले और लैली लड़ रहे थे, तो ये काफ़ी अच्छे सेना नायक थे, लेकिन जो अंग्रेज अधिकारी थे लॉर्ड क्लाइव और आयरकूट, तो इनका दिमाग बहुत चलता था, तो कूटनीतिक चालों में ये बहुत ज़्यादा अच्छे थे। ठीक है, तो ये भी एक रीज़न था इनके हारने का।
अंग्रेजों का जो सैनिक संगठन था वो भी उच्चतर था। ये प्रमुख कारणों की वजह से फ्रांसीसियों को सफलता प्राप्त नहीं हो सकी। ठीक है, तो ये प्रमुख कारण थे जिनकी वजह से जो फ्रांसीसी थे वो सफल नहीं हो पाए। ठीक है, आप इन्हें पॉइंट्स वाइज भी लिख सकते हैं सीधे सीधे। पहला रीजन आप लिख देंगे कि फ्रांसीसी सरकारी कंपनी थी और फ्रांस की जो सरकार थी वो बिल्कुल ध्यान नहीं देती थी। ठीक है, दूसरा क्या है कि जो बंगाल था वो पहुंच गया था अंग्रेजों के पास, तो इनकी आर्थिक दशा खराब हो गई। फ्रांसीसी पक्ष में जो डुप्ले और लैली थे ये थे तो वीर सेना नायक, लेकिन सैन्य संचालन में और कूटनीतिक चालों में वो ज़्यादा दक्ष थे। फिर आप एक पॉइंट से लिख सकते हैं कि अंग्रेजों का जो जहाजी बेड़ा था वो ज़्यादा शक्तिशाली था। ठीक है, तो ये भी एक रीज़न था। फिर आप लिख सकते हैं कि जो फ्रांसीसी कंपनी थी इनके कर्मचारियों में मतभेद था, एकता का अभाव था, तो ये भी एक रीज़न था जो फ्रांसीसी हार गए। ठीक है, तो ये सारे रीज़न थे। तो अब हम पढ़ेंगे प्लासी का युद्ध जो 1757 ईस्वी को हुआ था। काफ़ी इंपॉर्टेंट युद्ध है क्योंकि इस युद्ध ने नींव रख दी थी अंग्रेज़ों की कि वो भारत पर शासन करेंगे। ठीक है, तो प्लासी के युद्ध से ही शुरुआत हुई थी, क्योंकि इससे पहले जो युद्ध हो रहे थे, जो संघर्ष हम पढ़ रहे थे, वो यूरोपीय कंपनियों के बीच में हो रहे थे। लेकिन ये जो युद्ध था वो मुगलों के बीच से हुआ था। ठीक है, जो मुगल थे या जो भारत के शासक थे, जो भारत पर पहले से अधिकार करे हुए थे, उनके साथ जब युद्ध हुआ अंग्रेज़ों का, ठीक है, तो ये उस तरीके का युद्ध है। तो इसमें जो थी वो नींव रखी गई कि कैसे जो अंग्रेज़ थे वो धीरे धीरे करके उनके हौसले बुलंद होते रहे और कैसे उन्होंने इतने बड़े भारत को अपने कब्जे में ले लिया। ठीक है, तो इसी से शुरुआत हुई थी प्लासी के युद्ध से। स्टोरी पढ़ लेते हैं। 1757 का प्लासी का अल्पकालिक युद्ध ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखी। ठीक है, कुछ ही समय के लिए ये युद्ध हुआ था और इसने क्या किया था, तो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रख दी थी। यह युद्ध 23 जून 1757 को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की सेना तथा रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के बीच में लड़ा गया। ठीक है, तो ये युद्ध किसके बीच में लड़ा गया था, तो बंगाल के उस समय नवाब थे सिराजुद्दौला, इनकी सेना जो थी इसके बीच में, और रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी इनके बीच में ये युद्ध लड़ा गया था। अब रीज़न क्या था, क्यों ये युद्ध हुआ, ठीक है, ऐसी क्या स्थिति आ गई कि युद्ध होना पड़ा। तो जो सिराजुद्दौला थे तो ये तो नवाब थे, अब ये कोई ना कोई शाही फरमान अपना पेश कर देते थे, तो जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी को मानना था। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो अवज्ञा करने लगी, वो मानने से इनकार कर देती थी इनके शाही फरमान को। तो इस बात का इन्हें गुस्सा आ गया, तो इन्होंने इस चीज़ का विरोध किया। जब इन्होंने विरोध किया तो रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया, युद्ध की घोषणा कर दी। ठीक है, कि हम युद्ध में आपको देख लेंगे, आप हर बात पर नोटिस दे रहे हो, ये कर रहे हो, तो हम आपको युद्ध में देख लेंगे। तब युद्ध की स्थिति आ गई थी। सिराजुद्दौला ने इसका विरोध किया तो क्लाइव ने युद्ध की घोषणा कर दी। नवाब अपने सेनापति मीर जाफर की धोखाधड़ी करने के कारण पराजित हुआ। ठीक है, अब युद्ध हुआ तो इन्हें ये पता ही नहीं चला सिराजुद्दौला को कि इनका जो सेनापति था मीर जाफर, इसे अंग्रेज़ों ने पहले ही मिला लिया था, क्योंकि अंग्रेज़ तो वैसे ही बहुत स्मार्ट है। तो इन्होंने क्या किया, पहले से इसके सेनापति को अपने अंडर में मिला लिया कि अगर हम जीत गए तो तुम्हें यहाँ का वो बना देंगे। ठीक है, यहाँ का शासक बना देंगे, तुम्हें यहाँ पर शासन करना आराम से। ठीक है, तो मीर जो जाफ़र था ये गद्दार निकला, इसने भी धोखाधड़ी कर दी कि ठीक है यार, जब नवाब बनने को मिल रहा है फ्री में तो क्या ही दिक्कत है। ठीक है, तो फिर यही हुआ कि सिराजुद्दौला जो मीर जाफ़र था इसने सिराजुद्दौला को धोखा दे दिया। अंग्रेज़ों ने मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बना दिया। जब इसने धोखा दिया तो जो युद्ध था उसमें सिराजुद्दौला हार गया। ठीक है, सिराजुद्दौला हारा तो इसे फिर वही मार दिया गया, जो भी हुआ। ठीक है, उसके बाद क्या किया, मीर जाफ़र को बना दिया बंगाल का नवाब। तो मीर जाफ़र के धोखे की वजह से सिराजुद्दौला हार गया और मीर जाफ़र को अंग्रेज़ों ने क्या किया, इसे बना दिया नवाब। ठीक है, इसे बंगाल का नवाब बना दिया। तो इसने सोचा कि अब मेरी ही चलने वाली है, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये बन गया कठपुतली, किसकी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी की कठपुतली बन गया। जो रॉबर्ट क्लाइव थे इनकी कठपुतली बन गया। अब इनके इशारों पे ये नाचता था। ठीक है, जो वो बोलते थे वो इसे करना पड़ता था। लेकिन फिर धीरे धीरे ये भी थक गया। इसने कहा कि क्या ही करेंगे, हम रोज़ कुछ ना कुछ रुपए मांग लेते हैं, कभी इतना देना है, कभी इतना देना है, यहाँ से इतना रुपए इकट्ठा करके देना है। तो इसकी भी हालत ख़राब हो गई। जितना भी बंगाल के अंदर जो भी राजस्व वगैरह था वो सारा ख़त्म होता जा रहा था। ठीक है, कुछ भी बचा नहीं था कि जो अंग्रेज़ों को ये दे पाए। ठीक है, जब कुछ बचा नहीं इसके हाथों में तो अंग्रेज भी समझ गए कि इसके अंडर में कुछ है नहीं, ये कुछ कर नहीं पाएगा। ठीक है, दिमाग में इसमें है नहीं इतना। ठीक है, तो उसने फिर क्या किया, उसका जो दामाद था मीर कासिम, ठीक है, इसे बंगाल का नवाब बना दिया। उसने सोचा कि इसमें कुछ टैलेंट लग रहा है, तो मीर कासिम को बना दिया नवाब। ठीक है, और मीर कासिम भी उस चक्कर में थे, वो जानते तो थे कि अंग्रेज की क्या नीयत है, लेकिन फिर भी नवाब बनना वो चाह रहा था। वो सोच रहा था कि हम नवाब बन जाएंगे तो हो सकता है अंग्रेज़ों को भी हम देख लें। तो उसे मीर कासिम को क्या किया, बंगाल का नवाब बना दिया। मीर कासिम जो था वो अंग्रेज़ों की नीयत से परिचित था, अतः उसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर, यानी कि आज के समय का जो बिहार है, वहाँ पर ले आया। ऐसा पता था कि कुछ ना कुछ हो सकता है गड़बड़ आगे, तो उसने क्या किया, मुर्शिदाबाद जो पहले बंगाल में ही आता था वहाँ से अपनी जो राजधानी थी उसे मुंगेर ले गया। और मुंगेर जो था वो आज के समय का बिहार है। ठीक है, तो वहाँ पे ले आया और उसने वहाँ पर किलेबंदी शुरू कर दी। उसने कहा कि कभी भी युद्ध हो सकता है तो किलेबंदी ज़रूरी है, तो किलेबंदी वहाँ पर आरंभ कर दी। अंग्रेज़ों को ये चीज़ पता चल गई,
तो जो अंग्रेज थे वो प्रतिशोधात्मक कार्रवाई करते हुए अपने सैन्य बल के द्वारा मीर कासिम को हटाकर मीर जाफर को पुनः नवाब बनाने का निश्चय किया। अब इसके बाद फिर क्या हुआ, जब उन्होंने प्रतिशोध किया तो उन्होंने क्या किया, फिर से मीर कासिम को हटा दिया और मीर जाफर को पुनः नवाब बनाने का निश्चय कर लिया कि नहीं, हम फिर तो भैया यही ठीक है, कैसे भी कर रहा है लेकिन काम तो कर रहा है मेरा। तो उन्होंने मीर जाफर को पुनः नवाब बनाने का निश्चय किया। अब इस बात से मीर कासिम को बड़ी गुस्सा आई, उसने कहा कि यार कुछ भी कर रहे हैं ये लोग, जब चाहे हटा देते जब चाहे बना देते। तो फिर उसके बाद हुआ बक्सर का युद्ध, जो हुआ 1764 में, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट युद्ध है क्योंकि इससे पहले जो प्लासी का युद्ध हुआ तो अंग्रेजों को अपनी शक्ति का अंदाजा नहीं था। उन्होंने सोचा यार ये तो युद्ध हम इसलिए जीत गए क्योंकि उसके सेनापति ने धोखा दे दिया। सेनापति अगर धोखा नहीं देता मीर जाफर तो शायद वही लोग जीत जाते, ठीक है, क्योंकि अंग्रेजों को अपनी शक्ति का अंदाजा नहीं था। लेकिन जब बक्सर का युद्ध हुआ तब अंग्रेजों को अपनी शक्ति का अंदाजा हुआ कि नहीं यार, हम तो सबको हरा दे रहे हैं। यहाँ तो तीन तीन मिलकर आए थे, मुगल भी आए थे, अवध का नवाब भी आ गया था, बंगाल का नवाब भी आ गया, तब भी हमने हरा दिया। तो मतलब हम शक्तिशाली हैं, भारत में हमें कोई नहीं रोक सकता अब, ठीक है, अब हम सबसे शक्तिशाली हो गए। तो अब है बक्सर का युद्ध, और इसने पूरी तरीके से सुनिश्चित कर दिया कि जो आगे जो शासन करने वाले थे वो अंग्रेज ही थे भारत में, ठीक है। तो मीर कासिम ने अंग्रेजों के अपमानजनक व्यवहार से आग बबूला होकर सेना को संगठित किया और युद्ध लड़ा, किंतु वह पराजित हुआ और भागकर अवध में शरण लेने को विवश हुआ, ठीक है। तो अब क्या हुआ, पहले तो इसने खुद सेना बनाई और अंग्रेजों से लड़ाई की, लेकिन इसमें ये हार गया, ठीक है, तो ये भाग गया वहाँ से और अवध में पहुँच गया। अवध में शरण ली इसने। अब अवध में शरण ली तो वहाँ पर जो मुगल शासक थे वो भी वहीं पर बैठे थे, ठीक है। फिर इन सबसे बातचीत की कि कैसे भी हमें एक साथ होना है, फिर एक साथ होकर हम कैसे भी अंग्रेजों को यहाँ से बाहर कर दें, नहीं तो ये सब कुछ खा जाएंगे, ठीक है। तो वही हुआ। अवध के जो नवाब थे उस समय वो थे सुजाउद्दौला, ठीक है, सुजाउद्दौला इनका नाम था। और जो मुगल बादशाह थे शाह आलम द्वितीय, इनका शासन चल रहा था उस समय। तो मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और नवाब जो थे अवध के सुजाउद्दौला, इनके साथ उसने एक कोई मीटिंग की और कहा कि हम तीनों मिलकर गठबंधन करते हैं और तीनों लड़ते हैं चल के, ठीक है। तो इन तीनों का गठबंधन हुआ अंग्रेजों के विरुद्ध। 1764 ईस्वी में बक्सर के मैदान में भीषण संग्राम हुआ, ठीक है। बक्सर का मैदान था, वहाँ पर इन तीनों, एक तरफ ये तीनों थे, ठीक है, इन तीनों की सेनाएं थी, और एक तरफ खाली अंग्रेज थे। इनके बीच में भीषण संग्राम हुआ जिसमें अंग्रेजों को पुनः सफलता मिली। इसमें जो अंग्रेज थे वो दोबारा जीत गए, ठीक है। और इस युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था, तो हेक्टर मुनरो ने किया था। कई बार ये क्वेश्चन पूछा था एक नंबर में, तो याद कर लेना कि बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था, हेक्टर मुनरो ने किया था, ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव ने नहीं किया था, हेक्टर मुनरो ने किया था, और अंग्रेज इसमें जीत गए थे, ठीक है। अब क्या हुआ, अब इसमें अंग्रेज जीत गए। अब तो अंग्रेजों को पता चल ही गया कि हम जो मांगे वो हमें मिलेगा। अभी तक तो हम बंगाली था हमारे पास, अब हमने मुगलों को भी हरा दिया है, अब हमने अवध के शासक को भी हरा दिया, मतलब आज के टाइम का जो लखनऊ का एरिया है, ठीक है, तो अवध उसी को कहते थे, तो अवध को भी हरा दिया, तो अब तो सब कुछ मेरे ही है, ठीक है। तो इसके बाद हुई थी इलाहाबाद की संधि। तो इलाहाबाद की संधि भी कई बार पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट है। तो बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों की जीत के बाद मुगलों तथा अवध के नवाब के साथ अंग्रेजों ने इलाहाबाद की संधि की, ठीक है। अब इलाहाबाद की संधि में क्या था, इस युद्ध के इतिहास में का बहुत महत्व है। मतलब अगर इस युद्ध की बात करें, बक्सर के युद्ध की, तो इतिहास में इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। और महत्व आप समझ ही रहे हैं क्यों इसका इतना बड़ा महत्व है। तो अंग्रेजों की इस जीत से बंगाल, बिहार के साथ अवध की भी सैन्य व राजनीतिक प्रभुत्व अंग्रेजों के हाथ में आ गया। मतलब जो भी राजनीतिक प्रभुत्व था सैन्य का और राजनीति का, सब कुछ अंग्रेजों के हाथ में हो गया। अब वही सब कुछ डिसाइड कर सकते थे। अब उन्हें भीख नहीं मांगनी थी कि नहीं तुम ये हमें दे दो, ठीक है, यहाँ का राजस्व हम वसूल लेंगे या हमें इतना रुपये दो। अब तो ये डिसाइड करेंगे कि तुम्हें क्या चाहिए, हम तुम्हें देते हैं, तुम्हें जो मांगना है वो हमसे मांग लो, ठीक है। तो ये हालत हो गई थी। तो इलाहाबाद की संधि में क्या हुआ, तो मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने शाही फरमान द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्रदान कर दी, ठीक है। अब क्या हो गया, पहले तो बंगाली था उनके हाथ में, अब ईस्ट इंडिया कंपनी को जो मुगल बादशाह थे शाह आलम द्वितीय, इन्होंने एक शाही फरमान जारी किया और ईस्ट इंडिया कंपनी क्या किया, बंगाल जो है, बिहार है और उड़ीसा, इन तीनों की दीवानी प्रदान कर दी कि लो हम तुम्हें दीवानी दे रहे हैं। अब यहाँ से जो भी भू राजस्व है तुम वसूल सकते हो, ठीक है। जो भी माल दूसरी कंपनियों का आ रहा है तो उन पर भी टैक्स वैक्स लगा सकते हो, जो भी है सब तुम ही रख लो, ठीक है। ये था, वे इन प्रांतों से भू राजस्व वसूली के अधिकारी हो गए, ठीक है। वो भू राजस्व जो थे वो वसूल कर सकते थे। दूसरा है कि मुगल बादशाह को 26 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन देना अंग्रेजों ने स्वीकार किया, ठीक है। इस बात पर मुहर लगा दी गई कि तुम बस खाली क्या करना, भू राजस्व सारा का सारा तुम रख लो, लेकिन जो मुगल बादशाह हैं उन्हें 26 लाख रुपए एक वर्ष का देते रहना, ठीक है। तो ये उनकी इनकम होगी कि हाँ पेंशन के रूप में तुम क्या करना, बस 26 लाख रुपए देते रहना। इस पर अंग्रेज भी राजी हो गए, जहाँ करोड़ों कमा रहे तो उनके लिए 26 लाख क्या आते, ठीक है। तो 26 लाख उन्होंने कहा ठीक है हम देते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने कड़ा तथा इलाहाबाद के जो जिले थे वो अवध के नवाब से लेकर मुगल बादशाह को दे दिए। तो ये कोई हाथ वाला कड़ा नहीं है, ये कोई जगह है, ठीक है। तो कड़ा और इलाहाबाद के जो जिले थे वो अवध के नवाब से लेकर किसे दे दिए, मुगल बादशाह को दे दिए कि नहीं इसे तुम संभालो, ठीक है। नवाब ने ईस्ट इंडिया कंपनी को 50 लाख रुपए युद्ध हर जाने के रूप में दिए, ठीक है। और ये कहा कि तुम हमें 50 लाख रुपए दो युद्ध हर जाने के रूप में, कि तुमने युद्ध क्यों लड़ा हमसे, ठीक है। भले ही हमने युद्ध अपनी तरफ से किया लेकिन फिर भी तुमने युद्ध क्यों लड़ा हमसे, तो हमें जो
दिक्कत हुई है, जो परेशानी हुई, इसके हर जाने के रूप में हमें तुम 50 लाख रुपए दोगे। ठीक है, तो ये कहा नवाब को। और क्या कहा कि मराठों के आक्रमण की स्थिति में बंगाल नवाब जो थे और क्लाइव पारस्परिक सहयोग करना पड़ेगा। मतलब जो बंगाल के जो नवाब थे और जो मुगल बादशाह थे, ये सब क्या करेंगे, क्लाइव का पारस्परिक सहयोग करेंगे, या कह सकते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी का पारस्परिक सहयोग करेंगे अगर मराठे अगर आक्रमण करते हैं तो। ठीक है, तो ये चीज़ हुई। तो ये कुछ पॉइंट्स थे इलाहाबाद की संधि में जो बातचीत हुई। फिर क्या है कि भारत पर प्रभुत्व जमाने के लिए अंग्रेजों ने भारतीय सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक ढांचे पर अपना वर्चस्व स्थापित किया तथा भारत को अपना औपनिवेशिक राज्य बना लिया। ठीक है, तो अब देख ही सकते हैं हर कुछ तो सब चले ही गया था अंग्रेजों को हाथों में, तो जो भी था सब उन्हीं का था, वही शासन कर रहे थे, वही राजा बन गए थे यहाँ के। तो भारत पर प्रभुत्व जमाने के लिए अंग्रेजों ने क्या किया कि भारतीय सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक जो ढांचा था उस पर अपना वर्चस्व स्थापित किया और भारत को क्या किया, अपना औपनिवेशिक राज बना लिया। ठीक है, औपनिवेशिक राज बना लिया भारत को। तो ये पूरी स्टोरी थी। बक्सर का युद्ध काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर लेना, बक्सर के युद्ध को, इलाहाबाद की संधि को और प्लासी के युद्ध को। ठीक है, एक कहानी के तौर पर इसे याद करना। ठीक है, माइंड में अपने चलाते रहना, एक चित्र की तरीके से, जैसे मूवी चल रही है सामने कि एक तरफ तीनों सेनाएं खड़ी हुई हैं, एक तरफ सिर्फ अंग्रेज खड़े हुए हैं, लेकिन अंग्रेज क्यों जीत जा रहे हैं कि उनके पास तोपें हैं, आधुनिक बंदूकें हैं, जिसकी वजह से ये जीत जा रहे हैं। अब वो अपनी तलवार लेकर खड़े हैं, तो तलवार वाला तो वैसे ही नहीं जीत पाएगा। तो यही सब स्टोरी है, इसे थोड़ा सा समझने की कोशिश करना है, ईजी है, आप आराम से कर लेंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।